कहानी की शुरुआत में हम कोलोराडो की एक जेल देखते हैं जहां हजारों खतरनाक अपराधी बंद हैं। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक बेहद हाई सिक्योरिटी जेल है जहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे गार्ड्स कैदियों पर कड़ी नजर रखते हैं और अगर कोई कैदी भागने की जरा सी भी कोशिश करे तो उसे ऐसी खौफनाक सजा दी जाती है कि बाकी कैदियों की भी हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाए। तभी हमें इस जेल में रे नाम का एक कैदी दिखाई देता है। रे कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो इससे पहले 14 जेल तोड़कर भाग चुका है और अब पिछले कई दिनों से वो इस जेल से भागने की परफेक्ट प्लानिंग में लगा हुआ है। रे बड़ी चालाकी से पूरे जेल के स्ट्रक्चर को समझ लेता है और तुरंत पहचान जाता है कि जेल का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है। इसके बाद वो अपने प्लान पर काम शुरू कर देता है। शुरुआत में रे अपने सेल में बैठकर समय गिनना शुरू करता है। ठीक 7 मिनट गिनने के बाद उसे पता चलता है कि गार्ड्स वापस आ गए हैं। यहीं से रे समझ जाता है कि गार्ड्स हर दिन ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। अब रे को गार्ड्स की रूटीन तो पता चल जाती है, लेकिन जिस सेल में उसे बंद रखा गया था वो एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से कंट्रोल होता था, इसलिए किसी भी हालत में बाहर निकलने के लिए उसे उस लॉक का कोड जानना बेहद जरूरी था। एक दिन जब गार्ड्स रे को खाना देने आते हैं तभी उसकी नजर खाने के साथ आए एक दूध के पैकेट पर पड़ती है। उसे देखते ही रे के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो तुरंत दूध के पैकेट से एक पतली प्लास्टिक शीट निकाल लेता है। फिर बाहर जाते समय सबकी नजरों से बचकर बड़ी चालाकी से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कीपैड पर चिपका देता है। बाहर आकर रे अपने साथियों के लिए एक सीक्रेट भाषा में चिट्ठी लिखता है जिसमें जेल से भागने की तारीख और समय लिखा होता है। चिट्ठी पढ़ते ही जेल के बाहर मौजूद उसके साथी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद जब रे वापस आकर उस प्लास्टिक शीट को लॉक से हटाता है तो गार्ड्स द्वारा टाइप किए गए पासवर्ड के निशान उस शीट पर साफ दिखाई देने लगते हैं और इसी तरह रे को लॉक का कोड पता चल जाता है। अब बारी थी असली भागने की। रे कुछ टिश्यू पेपर से छोटे छोटे बॉल बनाने लगता है। जब एक गार्ड उसे खाना देने आता है तो रे दरवाजे के बीच बने खाने देने वाले छोटे रास्ते में उन टिश्यू पेपर के टुकड़ों को फंसा देता है ताकि दरवाजा पूरी तरह लॉक न हो पाए। अब रे की भागने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वो अपने सेल में बैठकर सही मौके का इंतजार करने लगता है और जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने बाहर जाते हैं रे तुरंत अपने काम में लग जाता है। वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड डालकर अपने सेल का दरवाजा खोल लेता है। फिर वेंटिलेशन के पतले रास्ते से चुपचाप निकलकर सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। उसी समय जेल के बाहर हमें एक लड़की कार में दिखाई देती है। वो पार्किंग में कार खड़ी करके जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तभी कार में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। उस धमाके की आवाज सुनकर जेल के सभी गार्ड्स का ध्यान उधर चला जाता है और बस यही मौका रे को चाहिए था। रे तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर अपने सेल की कैमरा फुटेज को रिवर्स मोड में चला देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स स्क्रीन पर देखकर यही समझते रहते हैं कि रे अभी भी अपने सेल में बैठा है, जबकि असल में वो तब तक जेल से गायब हो चुका होता है। थोड़ी ही देर बाद आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की एक टीम वहाँ पहुँचती है। रे भी फायर फाइटर की ड्रेस पहनकर सबकी आंखों के सामने से बड़ी आसानी से जेल के बाहर निकल आता है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें रे के 2 साथी बैठे होते हैं। रे तुरंत कार में बैठ जाता है और हमेशा के लिए जेल से फरार हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसके साथी उसे एक सुनसान सड़क पर उतार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब रे पूरी तरह आजाद हो चुका है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और पुलिस की नजर रे पर पड़ जाती है। रे ने अभी भी कैदियों वाले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए पुलिस तुरंत समझ जाती है कि वो एक फरार कैदी है और वो लोग उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी पहुँचता है और पुलिस को कुछ जरूरी कागज दिखाता है। उन कागजों को देखते ही पुलिस तुरंत रे को छोड़ देती है। असल में उस आदमी का नाम क्लार्क था और वो रे का दोस्त था। इसके बाद क्लार्क रे को सीधे उसी जेल के वार्डन के पास ले जाता है जहाँ से कुछ देर पहले ही रे भागा था। रे को सामने देखकर वार्डन पूरी तरह चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक अपराधी हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तब क्लार्क हल्का सा मुस्कुराकर वार्डन से कहता है, मैं और रे दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। रे कोई अपराधी नहीं है। उसका असली काम है अलग अलग जेलों में नकली कैदी बनकर घुसना और उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना। और आज तुम्हारी जेल से भागकर रे ने साबित कर दिया कि तुम्हारी जेल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। फिर क्लार्क आगे बताता है कि रे इससे पहले भी 14 जेलों से भाग चुका है ताकि उनकी सिक्योरिटी की कमजोरियां सामने लाई जा सकें। ये सब सुनकर वार्डन पूरी तरह सन्न रह जाता है। इसके बाद रे और क्लार्क वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि रे का ये बेहद खतरनाक पेशा कितना अलग और रोमांचक है और इन मुश्किल कामों के बदले उसे करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अगले दिन रे अपने साथियों के साथ ऑफिस में बैठा होता है। तभी वहाँ जेसिका नाम की एक CIA एजेंट आती है। जेसिका रे से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और इस बार तुम्हें 2 गुना पैसा मिलेगा। तुम्हें ऐसी जेल में जाना होगा जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन जेल एक ऐसी गुप्त जगह पर बनाई गई है जिसके असली लोकेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और ये साबित करो कि उस जेल से भी भागना मुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी ये नामुमकिन काम नहीं कर सकता। लेकिन 2 गुने पैसे की शर्त ये
है कि इस मिशन में तुम्हारी टीम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी और किसी को भी जरा भी भनक नहीं लगेगी कि तुम कहाँ हो। ये खतरनाक शर्त सुनकर रे की टीम तुरंत जेसिका का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तभी जेसिका रे को उकसाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन अगर तुम ये ऑफर ठुकरा देते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा वो 14 जेल से भागने वाला रिकॉर्ड और किताब सब झूठ है। अपनी काबिलियत पर ये वार रे सहन नहीं कर पाता। वो गुस्से में आकर तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर स्वीकार करने के बाद जेसिका उसे पूरा प्लान समझाती है। वो कहती है कि उस जेल में तुम्हारा नाम एंथनी होगा और तुम एक स्मगलर बनकर वहाँ जाओगे। तब रे पूछता है, अगर मैं वहाँ से भागने में फेल हो गया तो मैं खुद को कैसे छुड़ाऊंगा। इस पर जेसिका उसे भरोसा दिलाती है कि उस जेल के वार्डन का नाम रोजर है। तुम्हें बस उसे एक कोड बताना होगा और तुम्हारा कोड है 3000-2775। इस कोड को सुनते ही वार्डन समझ जाएगा कि तुम सरकार की तरफ से आए हो और फिर तुम्हें सम्मान के साथ छोड़ देगा। लेकिन इसके बावजूद भी रे की टीम सावधानी के तौर पर चुपके से उसके शरीर में एक ट्रैकर लगा देती है ताकि वे उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकें। इसके बाद जब रे एक बाजार के बीचों बीच पहुंचता है तभी अचानक एक काली कार आकर उसके सामने रुकती है। कार से कुछ नकाब पोश लोग उतरते हैं और पलक झपकते ही रे को पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। और हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही रे गाड़ी में बैठता है उसके शरीर में जिस जगह ट्रैकर लगा था उसे बिल्कुल सटीक तरीके से निकाल दिया जाता है, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि रे के शरीर में ट्रैकर मौजूद है। रे की टीम के पास सारे सिग्नल अचानक बंद हो जाते हैं। वे कुछ भी समझ नहीं पाते कि रे को आखिर कहां ले जाया गया है। इसके बाद वे रे को बेहोश कर देते हैं। जब रे को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब और रहस्यमयी जेल में पाता है जहां कोई दीवार नहीं है। यह पूरी तरह अलग तरह की जेल थी जहां सभी कैदियों को कांच से बने सेल्स के अंदर बंद किया गया था। हर कैदी पर ड्रोन के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही थी। यहाँ के गार्ड्स के चेहरे पर काले मास्क होते थे जिससे यह समझना नामुमकिन था कि कौन कब ड्यूटी पर है। इस खौफनाक माहौल को देखकर रे अंदर ही अंदर घबरा जाता है और समझ जाता है कि यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसीलिए वह कुछ समय के लिए हार मानकर जेल के वार्डन के पास जाता है और उसे वार्डन मार्स कहकर संबोधित करता है। लेकिन वार्डन अजीब नजर से देखकर कहता है, मेरा नाम मार्स नहीं है, मेरा नाम होप्स है और यहाँ मार्स नाम का कोई वार्डन नहीं है। ये सुनकर रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ है। मजबूरी में रे अपना कोड बताता है। मेरा कोड है 3000-275। लेकिन होप्स ठंडी आवाज में कहता है, तुम जो भी बकवास कर रहे हो उसका मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें यहाँ आजीवन बंद रखने के लिए मुझे मोटी रकम दी गई है और अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी नर्क में बितानी होगी। रे पूरी तरह समझ जाता है कि उसे बहुत बुरी तरह फंसाया गया है। इसके बाद उसे फिर से कांच के सेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन जेल में अनाउंसमेंट होता है कि एंथनी नाम का एक नया कैदी आया है। ये नाम सुनते ही जेल का एक पुराना कैदी माइकल काफी सतर्क हो जाता है। एंथनी यानी रे जैसे ही बाकी कैदियों के बीच आता है, पुराने कैदी उसे देखकर हिंसक हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। कुछ लोग उस पर हमला भी कर देते हैं। रे अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वह अकेला था और दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कैदी जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी समय माइकल वहाँ पहुँच जाता है। वह जोर से दहाड़ कर कहता है, अगर किसी ने एंथनी को छूने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। माइकल इस जेल का सबसे मजबूत और प्रभावशाली कैदी होने के कारण उसकी धमकी सुनते ही सभी कैदी डर कर पीछे हट जाते हैं। इसके बाद माइकल रे के पास आता है और उससे हाथ मिलाता है। रे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। रे मन ही मन सोचता है कि इस मौत जैसी जेल से भागने के लिए उसे कम से कम एक भरोसेमंद साथी की जरूरत होगी, इसलिए वह माइकल से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद रे जेल के हर कोने को बहुत बारीकी से देखने लगता है और किसी तरह भागने के लिए एक सुरंग या रास्ता खोजने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर आइसोलेशन सेल पर पड़ती है। ये जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा था जहां नियम तोड़ने वाले कैदियों को सजा देने के लिए रखा जाता था। माइकल देखता है कि रे बहुत ध्यान से चारों तरफ देख रहा है तो गुस्से में कहता है, तुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। रे साफ साफ कहता है, मुझे उस आइसोलेशन सेल में जाना है। माइकल हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ये तो बहुत आसान काम है। और इसी बात पर अचानक माइकल रे पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखकर गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। वार्डन के आदेश पर उन्हें उसी आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है जहां रे जाना चाहता था। बॉक्स के अंदर जाते ही उनके ऊपर बहुत तेज पावरफुल लाइट जला दी जाती है। उस रोशनी की भयानक गर्मी से उनके शरीर की त्वचा जलने जैसी हालत में पहुंच जाती है। दर्द से परेशान होकर दोनों झुककर बैठ जाते हैं। तभी उस समय रे की तेज नजर एक चीज पर पड़ती है। वह देखता है कि फर्श के नीचे एक बड़ा सा मेटल प्लेट नट बोल्ट से मजबूती से बंद किया गया है। इतनी गर्मी में पूरी रात नर्क जैसी तकलीफ झेलने के बाद अगले दिन सुबह उनकी हालत चेक करने के लिए एक डॉक्टर आता है और दरवाजा खोलता है। रे हाँफते हुए डॉक्टर से पूछता है, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ हैं? लेकिन डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। ऊपर खड़ा एक गार्ड देख लेता है कि रे डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है। गार्ड दौड़कर आता है और डॉक्टर को डांटते हुए पूछता है, रे ने तुम्हें क्या बताया था
तब डॉक्टर बेहद चालाकी से झूठ बोल देता है और कहता है रे ने कहा था कि ज्यादा गर्मी की वजह से उसका शरीर डिहाइड्रेट हो गया है, यानी उसमें पानी की भारी कमी हो गई है। कुछ दूरी पर खड़ा रे डॉक्टर की ये झूठी बात सुन लेता है और उसी समय उसे यकीन हो जाता है कि ये डॉक्टर असल में एक अच्छा इंसान है। अगले दिन खाने की टेबल पर बैठकर माइकल रे से पूछता है, कल रात आइसोलेशन बॉक्स में जाकर तुमने क्या पता लगाया? रे धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ये जेल समुद्र के आसपास कहीं स्थित है क्योंकि यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा नमी है और कल कैद रहने के दौरान मैंने फर्श के नीचे एक लोहे की प्लेट देखी थी जो नट बोल्ट से कसकर बंद है। अगर मैं किसी तरह एक लोहे का टुकड़ा जुटा पाऊं तो उससे हम उस प्लेट को खोलकर जेल से भाग सकते हैं। माइकल दृढ़ आवाज में कहता है, लोहे का टुकड़ा मैं लेकर आऊंगा। अगले दिन जेल का वार्डन माइकल को अपने चैम्बर में बुलाता है और उससे विक्टर नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ शुरू करता है, लेकिन माइकल किसी भी हालत में विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताता। इससे वार्डन गुस्से में आकर माइकल पर भयानक टॉर्चर शुरू कर देता है। इतनी यातना सहने के बाद भी माइकल चुप रहता है और मौका पाकर वह वार्डन की टेबल से चुपके से एक लोहे का टुकड़ा चुरा लेता है। अब पता चलता है कि माइकल असल में यहाँ उसी लोहे के टुकड़े को चुराने के लिए आया था। इसके बाद वह सीधे रे के पास जाता है और सबकी नजरों से बचाकर वह कीमती लोहे का टुकड़ा उसके हाथ में दे देता है। ये देखकर रे की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आती है। वह समझ जाता है कि इस छोटे से टुकड़े के लिए माइकल ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। रे माइकल से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? माइकल एक लंबी सांस लेकर कहता है, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। मैं विक्टर नाम के एक महान इंसान के लिए काम करता था जो अमीरों से लूटकर पैसा गरीबों में बांट देता था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसका आदमी हूँ। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया ताकि वे विक्टर का असली ठिकाना जान सकें और उसे पकड़कर उसका सारा पैसा छीन सकें, लेकिन मैं मर जाऊंगा फिर भी विक्टर का पता उन्हें नहीं बताऊंगा। इसके बाद माइकल रे से उसके अतीत के बारे में पूछता है। रे उदास आवाज में कहता है, मैं कभी एक वकील था। मैंने एक खतरनाक अपराधी को सजा दिलवाई थी, लेकिन एक दिन वह जेल से भाग गया और मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। रे आगे कहता है, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि सिर्फ अपराधियों को जेल भेजना काफी नहीं है, बल्कि उन जेलों की सुरक्षा की भी जांच जरूरी है जहां वे रहते हैं। इसलिए मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन की और पिछले 4 सालों में मैं 14 जेलों से भाग चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपराधी जेल से निकलकर मेरी तरह किसी और का घर उजाड़ दे। रे फिर बताता है, लेकिन इस बार मैं सच में फंस गया हूँ, क्योंकि जिस किताब में मैंने उन 14 जेलों से भागने के तरीके लिखे थे वो इसी जेल के वार्डन के पास है। उसने मेरी किताब पढ़कर बाकी जेलों की सारी कमजोरियां सुधार दी और इस खतरनाक जेल को बना दिया। इसलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। वो आगे कहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वार्डन अभी नहीं जानता कि मैं वही 14 जेलों से भागने वाला रे हूँ। वह मुझे अभी भी एंथनी ही समझता है। माइकल कहता है, इस जेल में मेरे और तुम्हारे जैसे सभी लोग निर्दोष हैं। ये कोई सरकारी जेल नहीं बल्कि एक प्राइवेट ब्लैक मार्केट जेल है। शक्तिशाली लोग वार्डन को करोड़ों रुपए देकर अपने दुश्मनों को यहाँ आजीवन कैद करवाते हैं। इसके बाद माइकल पूछता है, अब आगे का प्लान क्या है? रे कहता है, हमें एक बार फिर उस जलते हुए आइसोलेशन बॉक्स में जाना होगा। शुरू में माइकल मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि वहाँ की गर्मी कितनी असहनीय होती है, लेकिन रे उसे समझाता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार माइकल मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं तुम्हें इसी जेल के अंदर मार दूंगा। तब रे उसे अपना मास्टर प्लान समझाता है। वह कहता है, बॉक्स में जाने के बाद तुम पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाना। इससे सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर रखने वाले गार्ड्स का पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा और ठीक उसी मौके पर मैं बॉक्स के नीचे वाली लोहे की प्लेट खोलकर अंदर घुस जाऊंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि हम असल में कहां बंद हैं। प्लान के मुताबिक माइकल अचानक जावेद नाम के एक कैदी से जोरदार झगड़ा शुरू कर देता है। जावेद और उसके साथी गुस्से में आकर माइकल और रे पर टूट पड़ते हैं और वहां भयानक मारपीट शुरू हो जाती है। इस हंगामे के बीच रे बहुत चालाकी से टेबल से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में छुपा लेता है। इसके बाद गार्ड्स आकर उन सभी को अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में डालते ही तुरंत भयानक गर्मी वाली लाइट ऑन कर दी जाती है। प्लान के अनुसार माइकल जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कंट्रोल रूम में गार्ड्स की पूरी नजर सिर्फ माइकल की स्क्रीन पर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे अपनी जेब से रोटी निकालकर जल्दी से चबाकर उसे नरम कर लेता है। फिर अचानक छलांग लगाकर वह चबाई हुई रोटी को कैमरे के लेंस पर चिपका देता है। बस गार्ड्स की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। अब रे तुरंत अपने जादुई लोहे के टुकड़े से फर्श वाली प्लेट के नट बोल्ट खोलना शुरू करता है। प्लेट हटाते ही वह नीचे एक अंधेरी सुरंग में उतर जाता है। वेंटिलेशन की पतली पाइप ऊपर की ओर जाती रहती है। अचानक एक पाइप जोर से फट जाता है और तेज पानी का बहाव नीचे भरने लगता है। किसी तरह रे ऊपर एक दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर सिर बाहर
निकालता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हैरान होकर देखता है चारों तरफ सिर्फ नीला ही नीला अनंत समुद्र। पूरी जेल असल में समुद्र के बीच एक विशाल दानव जैसे जहाज के पेट के अंदर बनाई गई थी। इस खौफनाक सच को जानकर रे की सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि इस जहाज से समुद्र में कूदना मतलब सीधी मौत। इधर टूटे हुए पाइप से पानी तेजी से भरकर आइसोलेशन बॉक्स तक पहुंचने लगता है। रे जल्दी से पाइप पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से नीचे पहले से काफी पानी जमा हो चुका था, इसलिए वह बड़े हादसे से बच जाता है। पानी सेल के अंदर भरता देख वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि सभी कैदियों को जल्दी बाहर निकाला जाए। गार्ड्स जैसे ही रे के सेल का दरवाजा खोलने वाले होते हैं, ठीक उसी एक सेकंड पहले रे अपने बॉक्स में वापस आ जाता है और बेहद तेजी से प्लेट पर नट बोल्ट फिर से लगा देता है और कैमरे पर लगी रोटी हटा देता है। इसके बाद गार्ड्स दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ रे की असली टीम जब उससे कोई संपर्क नहीं कर पाती तो वे काफी चिंतित हो जाते हैं। वे रे के दोस्त क्लार्क के पास जाकर मदद मांगते हैं। क्लार्क उन्हें भरोसा दिलाता है, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लोग लगा दिए हैं, मैं रे को जरूर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन टीम के जाने के बाद क्लार्क का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह सीधे जेल के वार्डन को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी जेल में एंथनी नाम का जो कैदी है वह कोई आम इंसान नहीं है। वह दुनिया का सबसे तेज आदमी रे है, जिसने पहले भी 14 जेलें तोड़ी हैं और उस पर किताब भी लिखी है। वार्डन हैरानी से पूछता है, वह किताब लिखने वाला तो रे है? क्लार्क शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी जेल में जो एंथनी है वही असल में रे है। उसने अपना नाम बदलकर तुम्हारी जेल में घुसपैठ की है। यही हमें पता चलता है कि रे को फंसाने के पीछे इस विश्वासघाती क्लार्क का हाथ था, क्योंकि वह अकेले पूरी कंपनी का मालिक बनना चाहता है। क्लार्क से सच्चाई जानने के बाद वार्डन का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह एक गार्ड को भेजता है जो पूरी रात रे के सेल की दीवारों पर डंडों से जोर जोर से मारता है और उसे सोने नहीं देता। सुबह होते ही वही गार्ड सेल में घुसकर रे को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर देता है। मार की वजह से रे का शरीर खून से लथपथ हो जाता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। उसे अब यह भी पता चल चुका था कि वह समुद्र के बीच फंसा हुआ है, इसलिए उसके मन से भागने का पूरा विचार ही खत्म हो जाता है। अगले दिन जब माइकल उससे मिलता है तो वह पूछता है, रे, बाहर तुमने क्या देखा? रे निराश होकर कहता है, ये कोई आम जेल नहीं है माइकल, ये समुद्र के ऊपर बना एक विशाल जहाज है। हम दुनिया के किस हिस्से में हैं किसी को नहीं पता, भागने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन माइकल हार मानने वालों में से नहीं था। वह रे के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहता है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते रे। जिन्होंने तुम्हें इस नर्क में भेजा है उनसे बदला लेना ही होगा। यहाँ धीरे धीरे मरने से बेहतर है कि भागने की कोशिश करते हुए मर जाओ, कम से कम उसमें सम्मान तो होगा। माइकल की ये बातें सुनकर रे के अंदर बुझ चुकी आग फिर से जल उठती है। दोनों मिलकर एक बार फिर नए जोश के साथ प्लान बनाना शुरू करते हैं। अब उन्हें सबसे जरूरी चीज जाननी थी कि यह जहाज समुद्र के किस हिस्से में है। लोकेशन जानने के लिए माइकल जानबूझकर रे को इस तरह चोट पहुंचाता है कि वह घायल हो जाए। इलाज के लिए रे डॉक्टर के पास जाता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, आपको कम से कम मुझे ये बताना होगा कि हम अभी कहाँ हैं। लेकिन डॉक्टर डर की वजह से कुछ नहीं बोलता। फिर भी मौका पाकर रे डॉक्टर की टेबल से चुपके से एक सफेद शीट चुरा लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर जेल के एक और कैदी से चश्मे का कांच हासिल करते हैं और उस शीट और कांच की मदद से एक दिशा निर्देश यंत्र बना लेते हैं। रे कहता है, इस डिवाइस से हम आसमान में तारों की स्थिति देखकर अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुले आसमान के नीचे जाना होगा। वे दोनों फुसफुसाकर बात कर रहे थे, तभी सीसीटीवी के जरिए वार्डन उन्हें देख लेता है और तुरंत गार्ड्स को भेजकर उन्हें बुरी तरह पिटवाता है। रे को पकड़कर सीधे वार्डन के कमरे में ले जाया जाता है। वार्डन शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैं सब जान गया हूँ, तुम्हारा नाम एंथनी नहीं है, तुम वही मशहूर जेल ब्रेकिंग मास्टरमाइंड रे हो। तुम्हारी लिखी किताब पढ़कर ही मैंने ये जेल बनाई है, इसलिए यहाँ से भागना तुम्हारे बस की बात नहीं। रे चालाकी से कहता है, जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम जानते हो मैं निर्दोष हूँ। वार्डन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुम्हें यहाँ रखने के लिए मुझे मोटा पैसा मिल रहा है। तभी रे लालच का जाल फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त जानकारी दे सकता हूँ जिससे तुम इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। माइकल के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उसने मुझे विक्टर का असली पता बता दिया है। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें विक्टर का ठिकाना दे दूंगा। अतिरिक्त पैसों के लालच में वार्डन रे के जाल में फंस जाता है और उसकी बात मान लेता है। इसके बाद रे और माइकल साथ में रहते हैं और वार्डन भी अब उन पर ज्यादा रोक टोक नहीं करता। रे कभी कभी जानबूझकर वार्डन के पास जाकर विक्टर के बारे में गलत सलत जानकारी देकर उसे उलझाता रहता है। अब उनके भागने के अगले स्टेप के लिए उस लोकेशन ट्रैकर से
तारों की पोजीशन मापना जरूरी था। रे माइकल से कहता है, ये काम हमें जावेद से करवाना होगा। जावेद और हमारे बीच दुश्मनी है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करेगा। वे दोनों जावेद के पास जाते हैं और उसे अपने भागने की टीम में शामिल होने का ऑफर देते हैं। जावेद खुशी खुशी मान जाता है। प्लान के मुताबिक जावेद वार्डन के पास जाकर कहता है, कुछ कैदी भागने की साजिश कर रहे हैं। अगर तुम मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने दो तो मैं तुम्हारा मुखबिर बनकर उनकी सारी गुप्त बातें ला कर दूंगा। वार्डन बेवकूफी में उसकी बात मान लेता है। जब जावेद छत पर खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने का नाटक कर रहा होता है, तब वह बहुत चालाकी से उस डिवाइस से तारों की पोजीशन माप लेता है। फिर वह आकर वह यंत्र रे को दे देता है। रे हिसाब लगाकर तुरंत पता लगा लेता है कि वे इस समय अटलांटिक महासागर में मोरक्को के पास कहीं है। माइकल कहता है, मोरक्को में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वह मुझे बचा सकता है, लेकिन उसे खबर कैसे भेजें? रे आत्मविश्वास से कहता है, ये काम मैं करूंगा। रे सीधे डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, आपको हमारी मदद करनी होगी, वरना हम सब यहाँ मर जाएंगे। डॉक्टर के मन में दया आ जाती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वहां से माइकल के साथियों को मैसेज भेज देता है कि उन्हें कहां आना है। इधर प्लान के मुताबिक जावेद वार्डन के पास जाकर झूठी खबर देता है कि कल रे ब्लॉक सी में बड़ा दंगा करेगा और उसी मौके पर भागने की कोशिश करेगा। इस खबर को सुनकर बेवकूफ वार्डन लगभग पूरे जेल के गार्ड्स को ब्लॉक सी में भेज देता है। लेकिन अगले दिन सुबह दंगा ब्लॉक सी में नहीं बल्कि ब्लॉक ए में शुरू हो जाता है और इसी भारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर माइकल, रे और जावेद तीनों ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन भागने से ठीक पहले वार्डन को शक हो जाता है और वह तुरंत सारे दरवाजे सील करके लॉक कर देता है। अब वे तीनों अंदर ही फंस जाते हैं। रे जल्दी से अपने तरीके से सभी कैमरे बंद कर देता है। हालांकि कैमरे बंद होने के बाद भी गार्ड्स लगातार उनका पीछा करते रहते हैं और बारिश की तरह गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। वे अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक गोली जावेद को लग जाती है। वह दर्द से तड़पने लगता है। वे जवाबी फायरिंग करते हैं और कई गार्ड्स को मार गिराते हैं। रे हैरान होकर सोचता है कि कैमरे बंद होने के बाद भी गार्ड्स उनकी सही लोकेशन कैसे जान रहे हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक मोशन डिटेक्टर पर पड़ती है। रे तुरंत जाकर उसे तोड़ देता है और घुमा देता है, जिससे वार्डन की स्क्रीन से उनका सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रे माइकल से कहता है, अगर हमें बचना है तो सबसे पहले जहाज का मेन इंजन बंद करना होगा, तभी ऊपर का दरवाजा खुलेगा। मैं इंजन बंद करने जा रहा हूँ। जैसे ही इंजन बंद होगा तुम जावेद को लेकर छत पर पहुंच जाना। माइकल चिंतित होकर पूछता है, और तुम कैसे निकलोगे रे? रे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे पास प्लान बी है। इतना कहकर रे इंजन रूम की तरफ दौड़ जाता है। उधर माइकल घायल जावेद को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। जावेद हांफते हुए कहता है, मेरा बहुत खून बह चुका है माइकल, मैं अब आगे नहीं जा सकता, तुम बस जाने से पहले अपनी बंदूक मुझे दे दो। भारी दिल के साथ माइकल अपनी बंदूक जावेद के हाथ में दे देता है और उसे अकेला छोड़कर छत की ओर बढ़ जाता है। गार्ड्स जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जावेद अकेले ही उन पर गोलियां चलाने लगता है। वह असाधारण बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंत में कई गोलियों से उसका शरीर छलनी हो जाता है और वह शहीद हो जाता है। इधर रे जहाज का इंजन बंद कर देता है। जैसे ही इंजन बंद होता है, छत का दरवाजा खुल जाता है और माइकल जहाज से बाहर निकल आता है। ठीक उसी समय आसमान की गरजती हवा में माइकल के साथी एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर से माइकल के लोग जहाज के गार्ड्स पर लगातार गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। माइकल दौड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, फिर अपनी बंदूक उठाकर उन गार्ड्स को गोली मार देता है जो उसका पीछा कर रहे थे। पायलट उसे जल्दी से कहता है, जल्दी बैठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन माइकल कहता है कि वह रे का इंतजार करेगा। उधर जहाज के नीचे रे एक बड़े स्टेबलाइजर टैंक के अंदर छिप जाता है। वार्डन उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि रे उसी टैंक के अंदर है। वार्डन बाहर से शैतानी हंसी हंसते हुए चिल्लाता है, बाहर निकलो रे, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक गार्ड जहाज का इंजन फिर से चालू कर देता है, जिससे उस टैंक के अंदर तेजी से समुद्र का पानी भरने लगता है। स्टेबलाइजर टैंक का नियम था कि जब वह पूरी तरह भर जाता है तो जहाज के नीचे से अतिरिक्त पानी तेज दबाव के साथ समुद्र में बाहर फेंक दिया जाता है। वार्डन शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है कि इस पानी के प्रेशर से रे जहाज से बाहर फेंका जाएगा और समुद्र में डूबकर मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रे यही चाहता था। जैसे ही टैंक पूरी तरह भर जाता है, तेज प्रेशर के साथ रे पानी के साथ जहाज से बाहर फेंक दिया जाता है और सीधे समुद्र में जा गिरता है। वह तैरकर पानी की सतह पर आ जाता है। तभी हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आता है और उसके लिए एक रस्सी की सीढ़ी फेंकता है। रे उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त जहाज के डेक से वार्डन पागलों की तरह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली माइकल के कंधे में लग जाती है। माइकल को घायल देखकर रे का खून खौल उठता है। वह अपनी बंदूक निकालकर वार्डन को निशाना बनाता है, लेकिन उसे सीधे गोली मारने के बजाय वह वार्डन के पास रखे बड़े तेल के ड्रमों पर कई गोलियां चला देता है। ड्रम फटते ही वहां भयानक और तेज धमाका हो जाता है। एक ही पल में वार्डन उस जलती हुई आग में गिरकर पूरी तरह राख हो जाता है। आखिरकार दुनिया की सबसे खतरनाक और असंभव जेल
माइकल को मात देकर रे और माइकल हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान की ओर उड़ जाते हैं। वे सुरक्षित समुद्र तट पर लैंड करते हैं। वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि जेसिका बाहर निकलती है, वही लड़की जिसने रे को यह मिशन दिया था। रे को पता चलता है कि माइकल का असली नाम विक्टर है और जेसिका उसी विक्टर की बेटी है। वार्डन माइकल को विक्टर के बारे में पूछ पूछ कर टॉर्चर करता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही माइकल असल में विक्टर है। जेसिका एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें जो एंथनी नाम दिया था वह भी एक गुप्त पहचान थी। माइकल जानता था कि अगर किसी जेल में एंथनी नाम का कैदी होगा तो वह असल में मदद के लिए भेजा गया इंसान होगा, इसलिए ही जेल में एंथनी नाम सुनते ही माइकल ने तुमसे दोस्ती कर ली। जेसिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ जेल की सिक्योरिटी तोड़ने के लिए नहीं भेजा था रे, मैंने तुम्हें अपने पिता को उस नर्क से बाहर निकालने के लिए भेजा था और मुझे पता था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसी दौरान जेसिका रे को यह भी बताती है कि उसका दोस्त क्लार्क शुरुआत में उसके साथ था, लेकिन बाद में कंपनी का बॉस बनने के लालच में उसने वार्डन के साथ हाथ मिला लिया था ताकि रे इसी जेल के अंदर हमेशा के लिए सड़कर मर जाए। ये सारी सच्चाई जानने के बाद जेसिका और माइकल वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी में हम उस विश्वासघाती क्लार्क को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि रे जेल से भाग चुका है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर भागने के लिए अपनी कार में बैठता है, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठता है पीछे से रे का एक साथी आकर उसे अचानक बेहोश कर देता है। जब क्लार्क को होश आता है तो वह खुद को एक बहुत ही छोटी, अंधेरी और बंद कोठरी में पाता है। डर के मारे वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है और पता चलता है कि क्लार्क असल में एक विशाल कार्गो जहाज में रखे लोहे के कंटेनर के अंदर बंद है। कोई नहीं जानता कि यह जहाज उसे दुनिया के किस कोने में ले जा रहा है और यह भी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कई महीनों तक यह कंटेनर खोला भी जाएगा या नहीं। अपने पापों की एक भयानक सजा क्लार्क को मिल चुकी थी और इसी तरह बुद्धि, साहस और दोस्ती की एक शानदार जीत के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।